हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे राज्यसभा, बहुत परफेक्ट तरीके से। लोकसभा कंप्लीट हो गई है। लोकसभा आप अब मेरी बात सुनना, क्या करने वाला हूँ मैं, आप नोट्स के आप जैसे नोट्स बनाते रहो, और राज्यसभा और लोकसभा कंप्लीट होते ही फिर इन दोनों से या फिर एक राष्ट्रपति और हो जाए, प्रेसिडेंट, तीनों होते ही मैं एक टेस्ट लूँगा आपका। हर तीन बड़े बड़े जो टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, वो आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब वो नोट्स में से ही होंगे, आंसर बस आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि मैंने मेरे नोट्स में इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, वो आपको एक परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही शानदार तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें लिखना बहुत पड़ता है, दोनों लैंग्वेज लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने जहाँ तक कोशिश करी कुछ चीज़ें लिख दूंगा, कुछ चीज़ें अपन क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, मतलब कि उनकी पिक ले लेंगे, नोट्स बना दूंगा परफेक्ट, वो आपको लिखते जाना है। तो हेडिंग लिखो राज्यसभा। राज्यसभा की बात कुछ बात बता दूं आपको, अपने पढ़ा था लोकसभा। लोकसभा को अपने क्या बात कही थी कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है या फिर प्रथम सदन है, कहा था, यानी कि लोअर हाउस है वो। और ये जो है अपनी राज्यसभा, ये उच्च सदन है, यानी कि ये अपर हाउस है या फिर द्वितीय सदन है। समझ पा रहे हो? तो अब आप नोट्स बनाना शुरू करो। हाँ, तो राज्यसभा के अंदर लिखो आप कि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय उच्च सदन है, वो बात लिखने के बाद यानी कि अपर हाउस है। इसके बाद में पहला पॉइंट, सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसेस। इसके अंदर अपन को सेम टू सेम लोकसभा अगर आपने लर्न कर लिए तो राज्यसभा आपके लिए कुछ भी नहीं है। दोनों को एक साथ आपको कंपेयर करना है। कैसे? कि अपन ने वहाँ पर लिखा था कि लोकसभा के अंदर अधिकतम संख्या, यानी कि जो हाईएस्ट मेंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर, मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, वो अपन लिखा था 552, 552 लिखा था। लेकिन इसमें अधिकतम सदस्य संख्या होगी 250, 250। ठीक है, ओके। फिर ये कंटिन्यू लिखना है अपन को। जितना मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ ये बिल्कुल छंटनी करके सिलेक्टेड सॉल्यूशन है, वो आपको एज इट इज लिखना है। हेडिंग लिख लो, ठीक है, मतलब नोट्स पूरे बनाने हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये 245 है, मतलब प्रेजेंट में कितनी है, ये 245 है। अब फिर अपन ने लोकसभा में क्या पढ़ा था कि 552 में से 530 वहाँ से आएंगे, 12 वहाँ से आएंगे, 20 वहाँ से आएंगे, पढ़ा था। वैसा का वैसा इसमें पढ़ना है। इसमें क्या लिखना है कि वर्तमान समय में 245 यहाँ तक ठीक है। अब होगा क्या, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी कि 12 ऑफ देम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जी चुनेंगे, 12 को नॉमिनेट करेंगे। समझ पा रहे हैं? सीधा इनका इलेक्शन नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। नॉमिनेट का मतलब होता है बिना इलेक्शन सेलेक्ट करना, ठीक है ना, मतलब बिना इलेक्शन के राष्ट्रपति अपनी इच्छा से 12 जनों को चुन लेगा। वो 12 जने होंगे कौन, वो समझ लो, वो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कला यानी कि आर्ट, यानी साहित्य एंड लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, सोशल सर्विसेज यानी कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान या अनुभव, एक्सपीरियंस हो, उन्हीं को लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे हर किसी को, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लिया, समझो, अमिताभ बच्चन को ले लिया, मतलब ये एक स्पोर्ट्स में जिसने नाम कमाया हो, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम, योगदान या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है, उनको लेते हैं। इसके बाद हो गए ये कितने में, 12। इसके बाद में बचे 233, क्योंकि अभी प्रेजेंट में है कितने, ले तो 250 सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट 245 है, तो 245 का हिसाब करना है अपन को। 12 तो ये हो गए, 12 तो ये हो गए, और 233 ये आते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी कि हर राज्य से। आपको पता है अभी जैसे थोड़े दिन पहले अपने भी राजस्थान में भी हुए थे, जैसे अपन बोलते हैं राज्यसभा के चुनाव, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, तो वो राज्यसभा के चुनाव जिनमें होते हैं तो वो 233 जने राज्यों से आते हैं। जैसे नेक्स्ट चैप्टर राज्य सरकार पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये बातें पता चल जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। यानी कि राज्य विधानमंडलों में, क्योंकि राज्य के अंदर विधानमंडल का मतलब है विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको, तो 233 मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की क्या होती है, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। हाँ, सेकंड पॉइंट अपने लोकसभा में क्या लिखा था, सदस्यों की योग्यता। एक ही बात है, एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशंस ऑफ फॉर द मेंबर्स। क्वालिफिकेशन मैंने आपको वहाँ पर मेरी टेक्निक से लर्न करोगे ना तो एसएसटी बहुत ईजी है। लोकसभा राज्यसभा को कंपेयर करो एक साथ। मैंने आपको कहा था कि पहली सदस्य सब में सेम होगी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो बिल्कुल डिट्टो सेम। पहली लैंग्वेज, पहली पॉइंट वही होगा जो लोकसभा वाला होगा। कंपेयर कर लो, साथ मिलान हो रहे हैं, ओके। आप भी ऐसे खाली जगह छोड़ सकते हो फिल्म में, या लिख देना सेम टू सेम लोकसभा। तो इसमें क्या फ़र्क रहेगा कि आपको नोट्स बनाने में एक ईजी पड़ेगा, सेम टू सेम लोकसभा, तो एक परफेक्ट तरीका हो जाएगा, आप मैच करना सीख जाओगे। दो चीज़ें दो जगह ऐसे रटने नहीं पड़ेगी, समझते हुए चलना।
सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट अपने एज का लिखा था, दूसरा पॉइंट हमारा उम्र का था। वहां पर हम लिखा था कि वह बंदा 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। इसमें बस एज का फर्क है, इसमें 30 वर्ष है, बस इस पॉइंट को चेंज करना है। डिट्टो सेम, जहाँ पर 25 ईयर्स लिख रखा है आपने लोकसभा में, वहाँ पर आप लिख दीजिए 25 साल, इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाते रहो। तीसरा पॉइंट सेम टू सेम, कि वो कोई गवर्नमेंट पद पर यानी गवर्नमेंट किसी लाभ या प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट बैंक करप्ट यानी दिवालिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर पागल यानी कि माइंड डिस्टर्ब। समझ पा रहे हो? ये चारों, तीसरा चौथा बिल्कुल सेम, यानी कि फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, सिर्फ सेकंड पॉइंट चेंज करना है, 25 साल की जगह 30 साल। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट, सदस्यों की योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर फॉर द मेंबर। थर्ड पॉइंट लिखो सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा में क्या लिखा था? 5 वर्ष, इसमें क्या है 6 वर्ष। ये मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। 1 साल ज़्यादा होता है सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों में 6 साल होता है, बाकी सब में लगभग 5 वर्ष होता है। ठीक है, यानी कि टेन्योर ऑफ मेंबर 6 ईयर्स, वहाँ 5 ईयर्स था। बस एक नोट जरूर लिखना है आपको, ये अलग से 1 मार्क्स में आ सकता है। देखो राज्यसभा का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है, इसमें क्या होता है कि ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हर साल राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे उसका 1/3, 1/3 जो मेंबर होंगे, 1/3 जो मेंबर्स होंगे यानी 1/3 सदस्य होंगे, वो हर 2 साल के बाद में ऑटोमेटिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब उनका कार्यकाल टेन्योर 6 साल पूरा हो जाता है। इस सिस्टम से बनाया हुआ पूरा सिस्टम इस तरीके से चलता है। 1/3 का मतलब जैसे अभी प्रेजेंट में 245 है, 245 मेंबर है, अभी हो कितने सकते हैं 250, बता दिया मैंने आपको, लेकिन प्रेजेंट में 245 मेंबर अभी हैं। तो इसका 1/3 का मतलब होता है 1/3 इंटू दिस। तो इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो लगभग ये 81 पॉइंट कुछ आता है। तो आदमी तो ऐसे तो कुछ होंगे नहीं, कंप्लीट होंगे भाई, या तो 81 या 82। तो इसको अप्रोक्स ऐसा मान लो कि 81 या 82 मेंबर, समझ पा रहे हो? 82 हो गए ना, हाँ 81 या 82 के समथिंग मेंबर या सदस्य अपने आप हर 2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा फिक्स रूल है, ये अलग से नोट आ सकता है, एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, हाँ नंबर 4 पॉइंट की हेडिंग लगाओ आप, राज्यसभा के पदाधिकारी यानी कि ऑफिस बेयरर्स ऑफ राज्यसभा। सेम वही है, उसमें भी यही हेडिंग थी, चौथा पॉइंट था नहीं था? ठीक है, पॉइंट कोई सा हो सकता है, ये हेडिंग यही थी। तो देखो उसके अंदर मैंने कहा था कि उसमें 2 पदाधिकारी होते हैं, इसमें भी 2 पदाधिकारी होते हैं, उसमें सभापति और उपसभापति इसमें होते हैं। ठीक है, सभापति और उपसभापति होते हैं इसके अंदर, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में तो होते थे अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर। इसके अंदर अध्यक्ष नहीं होते, इसके जो मेन जो पदाधिकारी होता है उसे बोलते हैं सभापति, और जो दूसरा होता है जो उसमें डिप्टी स्पीकर होता था उपसभा, उसे बोलते हैं उपसभापति इसमें। ठीक है, तो सभापति कौन होता है? तो देखो भारत का उपराष्ट्रपति यानी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका उपराष्ट्रपति जो होगा, राज्यसभा का जो सदस्य होगा, उसका कार्यकाल तो होता है 5 साल, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन एक्चुअल में राज्यसभा का जो मेंबर होगा, क्योंकि जो सदस्य होता है ना उसका 6 साल होता है, आपको पता है, लेकिन जो खुद राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो एक्स ऑफिस होगा, वो 5 साल के लिए होता है। बड़ी बात है, कन्फ्यूजन मत होना, याद रखना इस चीज़ को। और फिर अगला है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती हैं, जबकि सभापति कौन होते हैं? सभापति का मतलब एक्स ऑफिसो, वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो वो उन मेंबर्स में से नहीं होते, वो अलग से होते हैं। समझ पा रहे हो? जबकि ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से एक को जो चुनता है वो होता है उपसभापति। समझ पा रहे हो? वो उपसभापति होता है। ठीक है ना, यानी कि राज्यसभा इलेक्ट वन ऑफ इट्स मेंबर एज डिप्टी चेयरमैन। तो डिप्टी चेयरमैन तो होगा 6 साल के लिए, क्योंकि वो उन्हीं मेंबर्स में चुना जाएगा, मेंबर होते हैं 6 साल के लिए। लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति साहब है, वो 5 साल के लिए रहेंगे, क्योंकि वो चेयरमैन है, वो मतलब सभापति हैं। समझ में आ गई? ये थी आपकी चौथा पॉइंट। इस तरीके से राज्यसभा की जो संरचना है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको एग्जाम के अंदर ये 4 ही पॉइंट लिखने हैं। अब अपन पढ़ेंगे राज्यसभा की फंक्शंस एंड पावर्स, यानी कि जो राज्यसभा की कार्य और शक्तियां जो हैं वो अपन अब पढ़ने वाले। हेडिंग लगाओ राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। तो लगा ली हेडिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था लोकसभा में, विधायी शक्तियां।
बिल्कुल, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स बिल्कुल सेम टू सेम दोनों कानून बना सकती है, जो कि डिट्टो जितना मैंने लोकसभा में लिखा था बिल्कुल सेम टू सेम आपको लोकसभा, सेम टू सेम लोकसभा वो का वो लिखना है। सेकंड, संविधान संशोधन की शक्ति थी, उसमें लोकसभा में जो लिखी थी वो कि वो पावर ऑफ अमेंडमेंट या फिर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान संशोधन की पावर यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो पावर लोकसभा के पास थी, उसमें भी तो हेडिंग लगाई थी मैंने पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, उसमें से आपको डिटो लिखना है वो कि वो पावर संविधान संशोधन की शक्ति राज्यसभा के पास होती है, क्योंकि जो भी बिल या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट होगा वो इन दोनों सदनों में, इन दोनों हाउस में, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों हाउस में बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा, तभी ये दोनों सेम टू सेम शक्तियां बराबर है। ठीक है, नंबर थर्ड पावर लगाओ। तो नंबर 3 लगाओ वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर के अंदर अपन को लिखना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, बिल्कुल अपने पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद में ये भी पावर रखता है कौन, राज्यसभा, क्या कि अगर लोकसभा से स्वीकृत वो हो गया, समझ पा रहे हो, बीइंग पास्ड बाय लोकसभा आधा मनी बिल तो विल बी सेंड टू राज्यसभा, तो अगर वहाँ वो बिल पास हो गया तो फिर उसको धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा। फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, इसका मतलब राज्यसभा की पावर तो है, पावर नहीं होती तो उसके पास कौन भेजता, इसका मतलब वो उसके बाद राज्यसभा में आएगा, और जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 डेज तक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। कौन, देखो मैं इसकी एक खास बात बताता हूँ आपको ज़बरदस्त, यानी कि बिल राज्यसभा के पास आएगा, सेंड टू राज्यसभा वेयर इट कैन बी कंटेम्पलेटेड फॉर मैक्सिमम 14 डेज, अगर वो 14 डेज तक राज्यसभा उस पर विचार करेगी। ठीक है, विचार करने का मतलब अगर राज्यसभा को ठीक नहीं लगेगा तो राज्यसभा उसमें कुछ चेंजेस के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए रिगार्डिंग वो उसको लोकसभा में वापस भेज सकती है कि इसके ऊपर कुछ विचार करिए। लेकिन एक खास बात सुनो, अगर 14 डेज के अंदर वो बिल पास मतलब 14 डेज के अंदर राज्यसभा ने कोई रिस्पॉन्स या कोई आंसर नहीं दिया लोकसभा को, तो वो बिल ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही पास माना जाएगा। यानी कि अगर लोकसभा को, राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम है, अगर राज्यसभा 14 डेज के बाद में जवाब नहीं देती है तो लोकसभा ये मानेगा कि ये बिल पास हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात मुझे बताने दी आपको। ओके, अब लिखो नंबर 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स हिंदी के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स को बोलेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ठीक है, तो ये सिंपल सी है, इंग्लिश में बोल देता हूँ कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो सिटीजन देम। ठीक है, उस लोकसभा में भी थी ये शक्ति, इनको भी है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न, देखो पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री प्रश्न का मतलब होता है एक प्रश्न के बाद में फिर एक प्रश्न और पूछना, समझ पा रहे हो, पूरक प्रश्न बोलते हैं उसको। या फिर ऐसा मानो कि जैसे आज कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर नहीं मिला तो कल उसी क्वेश्चन पर वापस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले दिन कि हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था या फिर इस मैटर पे बात की थी, इसका आंसर क्यों नहीं दिया, उसे पूरक क्वेश्चन बोलते हैं, सप्लीमेंट्री प्रश्न क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न यानी कि दोनों तरह 2 बार प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनकी वो अपोज कर सकते हैं, इनकी आलोचना कर सकते हैं, ऑल्सो सिटीजन देम। ठीक है, ये बड़ी काम की बात थी। इस तरीके से अपनी 4 शक्तियां पूरी हो गई। अब लग लाओ अगली हेडिंग 5वीं शक्ति है विविध शक्तियां यानी कि मिसलेनियस पावर्स। ये मिसलेनियस पावर का मतलब क्या होता है, मिसलेनियस पावर का मतलब होता है जो हर तरह से मिलती है, खूब सारी, ये अलग पॉइंट में दे रखे हैं अपन को मिसलेनियस पावर्स। एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो आपसे स्टार्टिंग ही 4 पूछ ले कि राज्यसभा कोई 4 शक्ति का नाम लिखो, तो फिर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, लेकिन पूरी पावर्स पूछे, शक्तियां पूछे तो अपन को पूरी 6 की 6 लिखनी है। 5वीं देखो विविध शक्तियां, विविध मिसलेनियस शक्ति, उसमें पहला पॉइंट लिख लो आप कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बिल्कुल लोकसभा की डिट्टो सेम है, लोकसभा के सदस्य भी तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि लोकसभा के मेंबर यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के मेंबर यानी राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में या इलेक्शन में भाग लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टुगेदर विद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी यही करवाते हैं। कौन, राज्यसभा के सदस्य, और लोकसभा वाले में लोकसभा के सदस्य लिख दिया था अपन ने,
लोकसभा मेंबर लिख दिया था। तीसरा पॉइंट है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती हैं। पहले इंग्लिश बोल देता हूँ फिर समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि राज्यसभा अलॉन्ग विथ लोकसभा कैन इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सम ऑफ इट्स ऑफिशियल्स। कहने का मतलब है इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, और ध्यान रखना महाभियोग का मतलब होता है उनको पद से हटा देना। तो ये बहुत बड़ी पावर है राज्यसभा लोकसभा के साथ में मिलकर प्रेसिडेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर और कोई ऑफिसर्स जो बड़े ऑफिसर हैं इनके साथ में उन पर महाभियोग लगा के हटा सकती है। बिल्कुल बहुत अच्छे से बताऊंगा, राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे प्रेसिडेंट तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है बहुत ज़बरदस्त, सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के लिए ही लगाई जाती है। उन्हें बोलते हैं महाभियोग एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस, वो पढ़ाऊंगा उसके अंदर ज़बरदस्त। ठीक है, अभी इसको यहीं पर रहने दो। पॉइंट नंबर 4, द राज्यसभा इन collaboration with Lok Sabha can pass a proposal with a majority to remove the vice president from his post, but the proposal for remove of president goes to Lok Sabha after passing in Rajya Sabha at first. वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब पावर तो है राज्यसभा के पास, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से, बहुमत का मतलब मेजोरिटी, जैसे 100 में से 50+1 होगी मेजोरिटी, 51 का 100 का आधे से एक ज़्यादा मेजोरिटी कहलाता है बहुमत। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहली बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। यानी कि अगर आपको उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो आप बिल लेके आओगे, भाई किसी भी बंदे को हटाना हो जोड़ना हो तो बिल लेके आते हैं, तो बिल लेके आओगे तो सबसे पहले आप राज्यसभा में लाओगे, राज्यसभा अगर उसको पास कर देती है, पारित हो जाता है, फिर वो लोकसभा में जाएगा। इसका मतलब राज्यसभा के पास पावर तो है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, पावर ही पढ़ रहे हैं, ताकत। 5वां पॉइंट, इफ इमरजेंसी इज टू बी एप्लीकेबल फॉर मोर फर्स्ट मंथ देन दिस टाइप ऑफ प्रपोजल शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विथ देयर स्पेशल मेजोरिटी सेपरेटली। यानी कि 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रहना हो, आपातकाल इमरजेंसी होता है, हो जाता है जब कुछ भी चलेगा नहीं, देश में इमरजेंसी लगा देते हैं, ऐसी हालत जब हो जाती है, तो 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू हो जाता है तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। इसका मतलब राज्यसभा के पास भी पावर है। मतलब कहने का ये कि जैसे कोई युद्ध हो रहा हो, जैसे कोई किसी भी देश के साथ, हमारे देश की कंट्री का युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, तो उस देश में उस कंडीशन में अपन इमरजेंसी पावर ये जो प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति वो लगा सकते हैं। लेकिन करना क्या है, जब वो इमरजेंसी पावर लगाई जाएगी तो अगर वो 1 महीने तक अगर आपको उसको रखना है तो उसको आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी के साथ में उस बिल कौन सा कि हम इमरजेंसी लगाएंगे, उस आपातकाल की घटना को, इमरजेंसी को दोनों सदनों में पास करना ज़रूरी होगा। ठीक है ना, ये ध्यान है। इसका मतलब राज्यसभा के पास पावर तो है। फिर लास्ट पावर है 6ठी, विशेष अधिकार। कुछ विशेष अधिकार भी हैं राज्यसभा के पास में जो लोकसभा के पास में नहीं है, ये ध्यान रखना। ये स्पेशल जो पावर हैं, ये स्पेशल पावर्स ओनली फॉर राज्यसभा के पास ही हैं। तो तभी मैंने इसकी हेडिंग लिखाई आपको कि राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं, 2 ही पावर है ना, ध्यान रखना 2 पावर है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। ये एग्जाम में क्यों सुना सकता है कि स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा की 2 स्पेशल पावर लिखो, तभी आपको लिखना है। पहली पावर तो ये हैं, यानी कि राज्यसभा होल्ड्स 2 अदर पावर्स ऑल्सो विच आर नॉट विथ लोकसभा एंड दिस कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय राज्यसभा। ठीक है, अब एक उठाते हैं अपन। पहली पावर तो ये है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती हैं। समझ पा रहे हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। देखो अपन आगे पढ़ेंगे, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। राज्य सूची का मतलब जो राज्य से संबंधित, स्टेट से संबंधित जो काम काज होते हैं, समझ पा रहे हो, उसे स्टेट लिस्ट बोलते हैं। स्टेट लिस्ट का मतलब सिर्फ स्टेट के काम उसी के अंदर होंगे। स्टेट लिस्ट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, यानी कि उसको क्या करेगी, जो अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित का मतलब जैसे राज्यसभा के अंदर कितने, जैसे अभी 245 मेंबर सिलेक्टेड चुने हुए हैं, तो 245 मेंबर में से कितने जने अभी प्रेजेंट है आज,
ऐसा मान लो आज जैसे राज्यसभा चल रही है, तो राज्यसभा में कितने मेंबर आज आए हैं उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट, उपस्थित। और या फिर इलेक्शन में भाग लेने वाले, मतदान जब होता है ना उसमें इलेक्शन में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से को राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट है उसके किसी भी सब्जेक्ट को, अगर वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, इतनी पावर है उसके साथ। ठीक है, ओके। इसके बाद में लाइन एक और लिखनी है, इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। जैसे ऐसी कोई विषय आ गया, कोई सब्जेक्ट आ गया जो वाकई स्टेट लिस्ट के अंदर था, राज्य सूची में था। देखो राज्य सूची का होने का मतलब है कि राज्य सूची में कोई विषय होता है तो उस राज्य को ही पावर है कि वो कुछ कर सकती है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का सब्जेक्ट हो, भाई नेशनल का, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो, स्टेट लिस्ट में भले ही क्यों ना हो, उसको ये ले सकती है और उस पर कानून बनाने का अधिकार पास कर देगी, यहाँ से बिल पास कर देगी और वो पार्लियामेंट में जाके, क्योंकि हमेशा जो भी कानून बनेगा, कानून कहाँ बनेगा? संसद में। मेरी बात समझ पा रहे हो? संसद पढ़ेंगे अपन इसके बाद। तो कानून कहाँ बनेगा? संसद में, पार्लियामेंट में कानून बन सकता है। ये पावर है, विशेष पावर है ये। आर्टिकल जरूर भूल मत जाना, आर्टिकल 249 249 आर्टिकल अनुच्छेद, एक पावर और अनुच्छेद 312 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312, इसके अनुसार क्या पावर है कि राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अखिल भारतीय सेवाएं होती है जो पूरे भारत में लागू होती है। मेरी बात को समझना, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है? जो पूरे इंडिया में चलती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन गिव द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन विथ 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट। जैसे मैं एक बात बताऊं, ये वो पावर्स मतलब अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि जो ये इंडिया लेवल की जो होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, ये वो सर्विसेज होती है कि इसमें ऑल इंडिया का परमिट मिल जाता है। एक एग्जाम्पल ट्रक का लेता हूँ, जैसे ट्रक में लिखा रहता है, ट्रकों का लिखा ऑल इंडिया परमिट्स। इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रक पूरे भारत में सेवाएं दे सकती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल सकती है। समझ पा रहे हो? वो ऐसी कुछ पावर, जैसे रेलवे है, तो रेलवे क्या पूरे भारत के अंदर रेलवे चलता है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। यानी कि रेलवे का जितना भी पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास, क्योंकि उसकी पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के पास आती है। ठीक है, इस तरीके से राज्यसभा आज कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल डिटो सेम टू सेम लोकसभा के साथ में कंपेयर करके पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत इजी एसएसटी लगेगी। ठीक है, और इससे थोड़ी अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। उससे क्या होता है, दोनों तरफ लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। ये भी मैंने आपको परफेक्ट नोट्स सेलेक्ट करके छांट के लिखवाए हैं। एक नंबर नोट्स बनेंगे, कहीं प्रतिबरी मार्क्स काटने का चांस नहीं है। ठीक है, अच्छे से लर्न करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। ओके।